हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति, सत्ता और वैधता। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो शक्ति, सत्ता, वैधता तीनों में आपस में अंतर संबंध पे आता है, और जो छोटे क्वेश्चन हैं वो तीनों में अलग अलग रूप में आता है कि भाई शक्ति का अर्थ क्या है, सत्ता का अर्थ क्या है और वैधता का अर्थ क्या है। तो आज हम शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो शक्ति जो अवधारणा है वो वाकई में क्या है। शुरू में जब हमने पहली क्लास जब चर्चा की थी कि भाई राजनीति और राजनीति विज्ञान क्या है, तो जो राजनीति है, मैं यहाँ दोबारा से बताना चाहूँगा कि जो राजनीति है उसका हमने बताया था कि ये एक सामाजिक गतिविधि है, एक प्रक्रिया है। अर्थात जो राजनीति है वो हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबके लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम और कायदे, और उन्हीं के आधार पर फिर सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं। सबके जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और दायित्व हैं उनका भी निर्धारण किया जाता है, और इन सबको कार्य रूप देने के लिए ही शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शासन में शक्ति का वही स्थान होता है जैसे किसी गाड़ी में इंजन का होता है, क्योंकि बिना शक्ति के समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा और जो खुशहाली है वो स्थापित नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी ट्रैफिक नियम हैं उनका जब फॉलो करते हो तो वो शासन व्यवस्था की ओर से जारी की गई किसी शक्ति के डर से ही करते हो। क्योंकि जैसे मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है, क्यों? क्योंकि शासन की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित बनाए रखें और उसको दूसरों से सुरक्षित रखें। तो हेलमेट पहनना जैसे कोई बोझ नहीं है, उसी प्रकार शासन को ये लगता है कि बिना हेलमेट के यदि कोई एक्सीडेंट होता है और किसी की मृत्यु होती है तो सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि जैसे मोटरसाइकिल पर कोई हेलमेट पहने तो उससे क्या होगा, उसके जीवन की सुरक्षा होगी। तो शासन की ओर से शक्ति के रूप में यह निर्धारित किया जाता है कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर आर्थिक जो दंड है वो लागू किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो शक्ति है उससे जो व्यवस्था है वो एक तरीके से बनी रहती है। तो यहाँ ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया कि भाई शक्ति की क्या महत्वता है। यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो जो प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है। क्यों? जैसे मनु, कौटिल्य और जो शुक्र हैं वो मानते हैं कि जो दंड की उत्पत्ति है वो ईश्वर से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दंड जो नामक है वह भय के रूप में है, और उसके द्वारा उसी के भय से सभी लोग धर्म का पालन करते हैं। क्यों धर्म का पालन? यानी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और कर्तव्यों का निर्धारण करता है राज्य या राजा। और उस समय जो राजा की जो आज्ञा का पालन करना ही सबका कर्तव्य होता था, और राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि राजा सबके हित में ही कोई भी आदेश जारी करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो दंड नीति है उसको शक्ति के रूप में स्वीकारा। और यदि हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने भी शक्ति के महत्व को स्वीकारा है। जैसे आधुनिक युग में जैसे मैकियावेली है, उन्होंने वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने स्पष्ट रूप में राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका स्वीकारी थी, क्योंकि उनके समय में ऐसी परिस्थितियां रही कि उनके जो राज्य था वहाँ बाहर से जो आक्रांता थे उन पर युद्ध करते थे, शोषण करते थे। तो इसके लिए उन्होंने यह माना कि यदि हम एक केंद्रीकृत रूप में और शक्ति संपन्न हो जाएं तो हम इनका सामना कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने शक्ति को प्रमुख भूमिका में रखा। यदि हम संविधावादी विचारकों की बात रखें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, तो उन्होंने भी यही माना कि भय से ग्रस्त व्यक्ति सदा अपने जीवन की स्वार्थपरता है उसके संघर्ष में लिप्त रहता है, और इसमें विजय प्राप्ति हेतु हमेशा वह शक्ति की लालसा में रहता है। और इसी प्रकार के विचार लॉक ने दिया कि मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं जिनकी रक्षा करने के लिए जो व्यवस्था है शक्ति के रूप में उसकी वहाँ कमी रहती है, और जैसे ही वो व्यवस्था वहाँ स्थापित होती है तो मनुष्य के वो जो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो जो इस प्रकार से जो भारतीय दृष्टिकोण है और जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है
उसमें शुरू से ही शक्ति की महत्वता को स्वीकारा गया है। और आधुनिक समय में आते आते जो रॉबर्ट बायस्टेड है, कार्ल फ्रेडरिक है, मॉर्गन थ्यू है, लासवेल है, ये सभी चिंतक हैं जो मानते हैं कि शक्ति की राजनीति विज्ञान में केंद्रीय भूमिका रहती है। यदि राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखें तो कैटलिन वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों में शक्ति को केंद्रीय स्थान दिया था। अब यदि हम शक्ति की परिभाषा के ऊपर बात करें तो एक चिर प्रचलित अर्थ में जो शक्ति है वो मुख्यतः दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति का संकेत देती हैं। जैसे राजनीति में बहुत सी ऐसी संकल्पना है जिनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, उसी प्रकार शक्ति की भी यहाँ हम परिभाषा की दृष्टि से एक अभाव सा हमें यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यदि हम साधारण अर्थ में देखें तो लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो कैटलिन जो पहले व्यक्ति थे जो कि शक्ति को राजनीति विज्ञान में स्वीकारते हैं, लेकिन अधिकृत और बड़े पैमाने पर जो इसके व्याख्याकार हैं वो है मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर ने माना है कि शक्ति किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना शक्ति कहलाती है। तो एक प्रकार से ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिससे कि दूसरे जो व्यक्ति जो कुछ नहीं करना चाहे उनसे वैसा करवा लिया जाए, तो यही शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि शक्ति के जो विविध पक्ष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो शक्ति के विविध पक्ष हैं, जैसे पहला राजनीतिक शक्ति, अर्थात समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न समूहों के हित में लगाने की शक्ति, जैसे नीतियाँ और कानून बनाना, उन्हें लागू करना, कर वसूलना, करों को लगाना और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ना, दंड देना आदि राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और सरकार की जो विभिन्न शाखाएं हैं जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो कि शासन के औपचारिक अंग भी हैं, वो इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती हैं। आर्थिक शक्ति के रूप में जैसे उदार लोकतंत्र के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार, व्यापारिक घराने सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों और विकास की जो प्राथमिकताएं हैं वो अपने हितों को बढ़ावा देने का उसके अंतर्गत वो प्रयत्न करते हैं। और जो उत्पादन के जो संसाधन हैं या जो दुर्लभ जो संसाधन हैं उनके स्वामित्व के बल पर जो राष्ट्र के जीवन की जो परिस्थितियां हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करने का जो प्रभाव है वो सब आर्थिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तीसरा विचारधारात्मक शक्ति, अर्थात किसी विचारधारा के बल पर लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करना। तो किसी शासन या व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराने का कार्य विचारधारात्मक शक्ति करती है कि भाई किसी पार्टी या जो कोई भी दल का जो नेता है उसकी विचारधारा किस प्रकार की है। यदि उसकी विचारधारा एक उदार विचारधारा है और लोगों का हित वाली है, सबका कल्याण करने वाली है, तो इस प्रकार की विचारधारा उस शासन में उसको वैधता स्वीकार कराती है, यानी स्थायित्व प्रदान करती है, जिससे कि वो बार बार वैधता अर्थात सत्ता की प्राप्ति करता रहता है। तो किसी भी समाज में शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं जिन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। तो एक प्रकार से जो विचारधारात्मक शक्ति है वो शासक वर्ग की सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान करती है। हमने पहले भी बताया था कि जो मैक्स वेबर हैं वो एक अधिकृत व्याख्याकार हैं शक्ति के। तो उन्होंने औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि से शक्ति के प्रकार बताए हैं। जैसे औचित्य पूर्णता के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। वैधानिक, अर्थात जो भी शक्ति धारक है वो शक्ति का प्रयोग वैधानिक ढंग से करता है। परंपरागत शक्ति, अर्थात इस शक्ति का प्रयोग जो भी व्यवस्था है या लोग है या जो शासक है वो पूर्व में प्रचलित मान्य परंपरा के अनुसार करता है। तीसरी उन्होंने बताई करिश्माई शक्ति। तो इसके अंतर्गत जब शक्ति धारक के जो व्यक्तित्व एवं जो गुण हैं उसके उनमें जो उनके अधीनस्थ हैं उनका अटूट विश्वास एवं श्रद्धा होती है।
तो शक्ति धारक इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शक्ति का प्रयोग करता है और अनवरत रूप से फिर वो जो शासन करने का अधिकार है अपने में ग्रहण करता रहता है। एक प्रकार उन्होंने यह भी बताया अनौचित्यपूर्ण की दृष्टि से कि अनौचित्यपूर्ण का मात्र एक प्रकार उन्होंने यह बताया दमन, यानी बल प्रयोग और हिंसा से युक्त जो दमन है वो अनौचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत आएगा। बाकी उन्होंने 3 जो औचित्यपूर्णता के आधार पर बताए थे उसमें वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई, जिसमें वैधानिक जो शक्ति है उसको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया था। तो ये प्रकार हैं और विविध पक्ष हैं शक्तियों के। अब हम शक्तियों के जो स्रोत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शक्तियों के जो स्रोत हैं उसमें पहला है ज्ञान, जो कि शक्ति का प्राथमिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि व्यक्ति अथवा समूह के जो उद्देश्य हैं वो निश्चित किए जाते हैं और उनके जो साधन हैं उनका प्रबंध किया जाता है। और इससे होता क्या है कि उसकी मदद से जो नेतृत्व की जो गुण है उनमें निखार आता जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति के संदर्भ में ज्ञान का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि इसी दृष्टि से जो भी नीतियों का निर्माण है या योजनाओं का निर्माण वो सब ज्ञान के ऊपर निर्भर रहता है। अगला है प्राप्तियाँ और उपलब्धियाँ। तो जैसे ज्ञान जहाँ शक्ति का जो आंतरिक स्रोत है, वहीं प्राप्तियाँ और उपलब्धियाँ उसका बाह्य स्रोत मानी जाती है। तो इसमें भौतिक जो साधन है उनमें वृद्धि, पदों की प्राप्ति, सामाजिक और राजनीतिक सम्मान, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो स्रोत है वो है संगठन एवं आकार। तो संस्थाओं के संगठन की सुदृढ़ता उनकी शक्ति होती है। जिस प्रकार राज्य एक शक्तिशाली संस्था है और उसकी शक्ति का स्रोत वह एवं उसका स्वयं का एक सुदृढ़ संगठन होता है, यानी स्पष्ट भूभाग, क्षेत्रफल, जनसंख्या और उसकी जो बाहरी जो सीमा है उस दृष्टि से वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो संगठन एवं आकार की दृष्टि से शक्ति का यह स्रोत माना जाता है। अगला है सत्ता। तो सत्ता के अंतर्गत ये वह स्रोत है शक्ति का जिसमें कि अन्य व्यक्तियों से कम योग्य एवं निर्बल व्यक्ति भी सत्ता प्राप्त करके व्यवहार में शक्तिशाली बन जाता है। तो अधिकांशतः हम आए दिन न्यूज़पेपरों में, टीवी चैनलों में देखते हैं कि जो कुछ ऐसे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता होते हैं जो शिक्षा की दृष्टि से कम योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता जब उनके पास आ जाती है तो वही शक्तिशाली बन जाते हैं चुनाव जीतकर। अंतिम है विचार, विश्वास और कार्य। तो समाज में प्रचलित जो भी विश्वास, विचार है वो व्यक्ति अथवा संस्था इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और इनको मूर्त रूप देने के लिए वो कार्य भी करते हैं जिससे कि वो शक्तिशाली बनते हैं। अब यहाँ एक मैं अर्थ बताना चाहूँगा कि जो शक्ति और बल और शक्ति और प्रभाव, तो यहाँ जो बल है वो एक शक्ति का उपकरण मात्र है और एक दृश्य रूप है। यह तब अस्तित्व में आता है जब राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है और यह पूर्ण रूप से किस पर आधारित होता है? हिंसा पर। जबकि शक्ति इससे इस रूप में भिन्न है कि जो शक्ति है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो कि बल की तुलना में एक विस्तृत अवधारणा अपने आप में धारण किए हुए होता है। यदि हम शक्ति, ये तो हो गया शक्ति और बल में अंतर। यदि हम शक्ति और प्रभाव के अंतर्गत अंतर देखें तो ये है कि यदि शक्ति से जब हम बल, दंड और हिंसा को निकाल दें तो वह प्रभाव बन जाती है। तो प्रभाव एक बल रहित तत्व है और यह शक्ति का क्या है? अदृश्य रूप। जिस प्रकार से जो बल था वो शक्ति का दृश्य रूप था और यह शक्ति का क्या है? अदृश्य रूप। और इन दोनों में बल और प्रभाव, शक्ति और प्रभाव में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं और जो प्रभाव है वो शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से ये शक्ति के प्रकार हैं और शक्ति के स्रोत के ऊपर हमने चर्चा की, शक्ति के प्रभाव पर, उसके पक्ष पर, और शक्ति और बल और शक्ति और प्रभाव में हमने अंतर किया। अब इसमें अंतर्गत जो लास्ट जो बचता है वो है शक्ति प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपने कई बार सुना होगा साम, दाम, दंड, भेद। तो उसी प्रकार से शक्ति को प्रयोग में लाने की भी कुछ पद्धतियाँ हैं, जैसे समझाना,
जो कि सबसे सुगम तरीका होता है। प्रलोभन यानी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी लोभ देना, आर्थिक सहायता, मदद करना। दंड, तीसरा दंड है। और अंतिम जो तरीका है वो है बल या शक्ति का प्रयोग करना। तो इस प्रकार शक्ति में प्रयोग में लाने की ये कुछ पद्धतियाँ मानी गई हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण जो राजनीति विज्ञान का है, क्योंकि यहाँ ये तीनों अवधारणाएं शक्ति, सत्ता और वैधता यहाँ इसलिए रखी गई है क्योंकि इनसे आगे की जो टॉपिक हैं जैसे व्यवस्था सिद्धांत है, उसको समझने से पूर्ण हमें इनको समझना होगा। तो यहाँ शक्ति एक प्रकार से वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिसके माध्यम से हम दूसरों से अपना कार्य करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आगे की सेशन में हम सत्ता के ऊपर चर्चा करेंगे।